स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको CS201 की ऑब्जेक्टिव आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवाऊंगी। ये आपकी फ़ाइल बहुत लेंथी है बट वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि ये मैंने कंप्लीट फाइल जितनी भी फाइल्स है ना उनको सबको कलेक्ट करके यहाँ पे एक फ़ाइल के अंदर सारे एमसीक्यूज़ रखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगी बट थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी। फिर आपको ज़्यादा टाइम के शुद्ध आप 2x की स्पीड पे भी इसको सुन सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको करंट पेपर्स और फाइल्स और भी अदर आपको जितने भी इश्यूज होते हैं उनके एज सुन एज पॉसिबल आपकी हेल्प वहाँ पे की जाती है। तो चले चलते हैं फिर हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। हियर द कोड इज गिवन बिलो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे उन्होंने हमें कोड दिया हुआ है वाइल आई इन लेस देन 10 एंड ऑपरेटर रेफरेंस के उन्होंने ये दो ऑपरेटर यूज़ किए हैं, आई ग्रेटर देन 24। अब ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले अगर देख लें द लॉजिकल ऑपरेटर and cannot be used in a test condition। दूसरा the while loop in an exists condition loop। नेक्स्ट है the test condition is always true, the test condition is always false। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 1 है। वो कैसे देखें, यहाँ पे वो बता रहे हैं, देखिए द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कैन नॉट, जो ऑपरेटर्स है ना ये एंड वाले ये इसमें यूज नहीं किए जाते किसके अंदर, वाइल लूप के अंदर। ठीक है, कैन नॉट बी यूज इन अ टेस्ट कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इक्विवेलेंट टू सम प्लस इज इक्वल जे मल्टीप्लाई बाय जे। अब ये इस तरह के ना आपके पेपर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है, उनको इस तरह करते हैं। अगर वो दे देते हैं, देखें प्लस इज इक्वल, प्लस इक्वल का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए सम, राइटिंग को यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे वो जो इनका पॉइंटर है वो यूज़ कर रहे हैं इज इक्वल, प्लस किसको प्लस करवा रहे हैं, सम को। तो यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा सम लिखेंगे, आगे इज इक्वल हमारे पास वो पहले ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। आगे ये जो जे डॉट जे मल्टीप्लाई है ना ये एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक साइड है जे डॉट जे, उसमें हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है सम इज इक्वल टू सम प्लस जे डॉट जे मल्टीप्लाई बाय जे। अब इसके अलावा और भी बहुत से इसमें आ सकते हैं, लाइक अगर वो आपको दे दे ए प्लस इज इक्वल 10, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, वो ये होगा ए इज इक्वल प्लस क्या करवा रहे हैं, ए को करवा रहे हैं ना, ए प्लस 10, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह के बहुत से आपके पेपर्स में आते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे मस्ट बी ऑफ। अब जो ऑल एलिमेंट्स जो अरे होती है ना, अरे के अंदर डाटा टाइप जो होती है ना हमेशा सेम होती है। ठीक है, कभी भी डाटा टाइप इसमें डिफरेंट नहीं आती। तो अरे के अंदर आपने याद रखना है कि हमारे पास जो डाटा टाइप होती है ऑलवेज सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन C++ नल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज। जो नल करेक्टर है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब सबको पता है कि नल करेक्टर को हम जीरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस गलत आंसर लगा हुआ है, ये एन वाला नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो एन होता है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस मेमोरी फ्रॉम द, जो डायनेमिक मेमोरी होती है ना उसको हमेशा जो यूज़ करवाते हैं ना मेमोरी में, वो हीप मेमोरी के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, हीप ये सी में यूज़ होता है, सी जो C++ है ना उसमें फ्री का वर्जन यूज़ किया जाता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस मेमोरी फ्रॉम द हीप, किस में होता है, फ्रॉम द हीप होती है। नेक्स्ट है वन अ वैल्यू इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल देन इट इज़ नॉन एज। वो कह रहा है कि जब वैल्यू को रेफर किया जाता है ना एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ, तो उसमें फिर क्या, उसमें मतलब कि जानते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट रेफरेंस करवाता है, इनडायरेक्ट करवाता है, प्रॉपर या फिर पार्शियल। तो वो क्या करवाता है, डायरेक्ट रेफरेंस करवाता है। व्हेन द वैल्यू इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल होता है तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट रेफरेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द एड्रेस ऑपरेटर इज यूज्ड विद द। जो एड्रेस ऑपरेटर है वो यूज़ किया जाता है किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ कोड ब्लॉक बिकम्स द डैश वेरिएबल ऑफ फॉर दैट ब्लॉक। अब जो इनसाइड जो कोड लिखते हैं ना प्रोग्राम के अंदर डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो मेन के फंक्शन में आता है ना, उसमें हमारे पास जब भी हम वो यूज़ करते हैं तो कौन सा वेरिएबल यूज़ होता है, लोकल यूज़ होता है, ठीक है। और जो ग्लोबल होता है ना वो मेन की बॉडी से पहले आता है, हेडर फाइल्स के बाद आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, दो तरह के एमसीक्यूज इसमें आते होते हैं। नेक्स्ट है इफ अ फ्रेंड फंक्शन, अगर फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास, दिस में वोलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ, कह रहे हैं कि अगर जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास से बाहर डिक्लेयर किया गया, उसका जो इटसेल्फ फ्रेंड है वो जो क्लास है, तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट वोलेट कर रहा है, तो वो कौन सा होता है इसमें, इनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग। इसमें जो इनकैप्सुलेशन होता है वो क्या कर होता है, डाटा हाइडिंग भी करवा रहा होता है फ्रेंड फंक्शन के अंदर। देखे ना किस तरह करवाता है, प्राइवेट वाले आपने पढ़े ना, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो अगर प्राइवेट यूज़ करते हैं तो प्राइवेट में हमारे पास क्या होता है, डाटा हाइड होता है, वो फ्रेंड के थ्रू ही हम जैसे लाइक लगा लें कि आपका जो एज है ना वो आपके फ्रेंड को पता होगी, अब पूरी क्लास को तो नहीं आपकी एज पता ना। तो इसी तरह वो जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने फ्रेंड फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन सी प्लस प्लस डैश द डोर्स थ्रू विच डाटा कैन एंटर एंड केम आउट ऑफ द प्रोग्राम। वो क्या चीज़ है जिसके थ्रू जो डाटा एंटर भी होता है तो प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं ना अपने शुरू वाले प्रोग्राम में जब लिखते हैं हैश इंक्लूड, यहाँ पे राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आगे लिख देंगे आयो स्ट्रीम, ठीक है। आई का मतलब होता है इनपुट और इसमें ओ का मतलब होता है आउटपुट, और आगे क्या आ जाती है, स्ट्रीम आ जाती है। स्ट्रीम एक नदी नदी को कहते हैं। आगे लेस देन का ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है आ डैश नेम इंक्लूड अ प्राइमरी नेम एंड अ ऑप्शनल पीरियड विद एन एक्सटेंशन। वो कह रहा है कि बताएं कि वो कौन सा नेम है जिसपे हम प्राइमरी नेम भी इंक्लूड करते हैं और ऑप्शनल पीरियड भी करते हैं एक्सटेंशन के साथ, तो वो फाइल होती है। आ फाइल नेम इंक्लूड अ प्राइमरी नेम एंड एन ऑप्शनल पीरियड। The operator used for casting in C is standard dash operator। जो ऑपरेटर है वो यूज़ किया जाता है, तो उसमें कौन सा ऑपरेटर होता है, कास्ट का ऑपरेटर यूज़ होता है, क्योंकि वो उसमें किससे पहले ही बता दिया कास्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोथ एडल एंड फ्लश आर। जो एडल है ना और जो फ्लश है ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, बस आप याद रखना कि दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं। उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमने इसकी आउटपुट बता दी कि इस स्टेटमेंट की आउटपुट क्या है, सी आउट लेस देन सॉरी लेस देन सेट बेस। अगर बता दिया है कि ये हमारे पास क्या नंबर हमें दिया हुआ है 16 लेस देन 52, ये कोड हमें दिया हुआ है। अब हमने इसमें इसकी आउटपुट बता दी है वो क्या होगी। ओके अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, अब हमने इसमें आउटपुट बतानी थी इसकी, वो किस तरह बताएंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या उन्होंने दिया कि सेट बेस दी है जिसकी 16 और आगे कह दिया कि लेस देन 52 है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बताती हूँ कि देखिए चेंज द आउटपुट बेस टू हेक्साडेसिमल। अब इसकी जो आउटपुट है वो उसको किस में चेंज करें, हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल नंबर इसका क्या हुआ है जिसमें इसको कन्वर्ट किया तो 52। अब इनको 52 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो ना इसका आंसर क्या आता है 34 आता है, तो ये इसकी आउटपुट होती है, ठीक है। 34 इज अ करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन फॉर लेस देन ऑपरेटर इस लेस देन ऑपरेटर को हम इंसर्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लेस देन होता है ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है ना, तो इसको ये इसका इंसर्शन के लिए यूज़ इसको किया जाता है। और जो ग्रेटर देन होता है सी इनके लिए होता है उसको एक्सटेंशन एक्सर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं the return type of the operator function for less than operator is, तो reference of all stream class। अब ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए रेफरेंस दे रहा है ओ स्ट्रीम क्लास को, ओ स्ट्रीम में हमने रेफरेंस की बात कर ली है तो इसलिए आगे इसकी जो आर्गुमेंट है पैरामीटर में हमने वो लिखा है ओ स्ट्रीम एंड रेफरेंस का साइन इसमें आया है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि आई वाला क्यों नहीं, क्योंकि आई वाला होता है इनके लिए यूज़, तो इसमें हमें पहले बता दिया कि किसके लिए यूज़ करना है, आउट के लिए। तो ओ भी और आउटपुट और स्ट्रीम जो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम हम यूज़ कर रहे हैं। न्यू ऑपरेटर एलोकेट मेमोरी फ्रॉम फ्री स्टोर एंड रिटर्न। वो कह रहा है कि जो न्यू ऑपरेटर है ना वो एलोकेट करवा रहा है मेमोरी को फ्रॉम फ्री स्टोर एंड रिटर्न।
अब यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है आप पॉइंटर। वो कैसे, न्यू ऑपरेटर है, जो न्यू ऑपरेटर होता है ना वो एलोकेट करवाता है मेमोरी को उसकी ना जो स्टोरेज है उसको फ्री करवाने के लिए, एंड रिटर्न करवाता है एक पॉइंटर रिटर्न करवाता है। ना तो उसमें इंटीजर होता है, ना फ्लोट होता है, ना ही रेफरेंस होता है। उसके बाद है द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर। जो पॉइंटर है वो रिटर्न करवा देता है न्यू ऑपरेटर पॉइंट्स टू डैश ऑफ मेमोरी चंक एलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। तो ये जो पॉइंटर है ना वो रिटर्न करवाता है एक न्यू ऑपरेटर को पॉइंट्स, तो वो हमेशा फर्स्ट मेमोरी का एड्रेस देता है, ना ही सेकंड का, ना ही थर्ड का। इसमें जो पॉइंटर रिटर्न करवाता है ना मेमोरी को चंक करवाने के लिए एलोकेट करवाता है एक नया ऑपरेटर के लिए, तो इसमें पहली मेमोरी का एड्रेस होता है। A template function must have at least dash generic data type। अब वो बत कह रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर है जो टेम्पलेट फंक्शन होता है ना हमेशा एक जेनरेटिक डाटा टाइप मस्ट यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डज एस टी एल स्टैंड फॉर। एस टी एल स्टैंड फॉर बताना है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद है द एप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अरे वाले इस तरह के ना क्वेश्चन बहुत से आते हैं पेपर में, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए अगर मैं लेती हूँ अरे, ठीक है, मेरे पास मल्टी डिमेंशनल अरे कहते हैं जिसपे दो अरे यूज़ होती है, ठीक है। अब ये है, इसको हम सेपरेट करवाते हैं कोमा के साथ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेती हूँ 3, एक ले लेती हूँ 4। तो ये जो पहला 3 वाला नंबर है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। और जो दूसरा अरे है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करवा रहा होता है। अब देखिए इन दोनों पे नंबर कौन से यूज़ हुए हैं, इंटीजर नंबर यूज़ है ना। ये देखिए 3 भी एक इंटीजर नंबर है, 4 भी एक इंटीजर नंबर है, ना तो ये फ्लोट है, ना ही चैर है, ना ही स्ट्रिंग है। तो हमने डाटा टाइप बताया कि इसमें डाटा टाइप कौन सी है, इंट डाटा टाइप है, तो इंट वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर्स डैश इज अचीव्ड। अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए क्लास मेंबर हमने अचीव करनी, तो वो क्या होगा। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट को क्लास मेंबर के अंदर यूज़ करवाते हैं ना, तो उसमें रीयूजेबिलिटी होती है, हम रीयूजेबिलिटी को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डाटा मेंबर्स ऑफ अ कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास। अब इनसाइड है, इनसाइड में हमने बताना है। अच्छा देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि एक डाटा मेंबर है जिसको हम कंटेन करवा रहे हैं, तो उसमें इनसाइड क्लास करवा रहे हैं, इनसाइड की बात हो रही है। तो आपने याद रखना जब भी इनसाइड की बात हो जाए ना तो उसमें हमेशा प्राइवेट आता है, ठीक है। प्राइवेट के अंदर हम चीज़ें अपनी प्राइवेट करते हैं, जिसमें हम अपना मतलब जैसे आप लगा लें कि CNSE नंबर है, तो हमारा एक प्राइवेट है, ठीक है। उसको जब तक हम फंक्शन नहीं लगाएंगे ना तब तक हम उसको क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। पब्लिक तो सब यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में फादर के लिए थोड़ा सा प्राइवेट होता है, तो बाकी सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी गलत लगा हुआ है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। प्राइवेट इनसाइड में क्लास में यूज़ होती है। उसके बाद है द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्टिव। तो जो सी इन का नॉर्मल सोर्स है ना, आप देखें जो इनपुट हम दे रहे होते हैं तो वो किसके थ्रू देते हैं, अपने कीबोर्ड को यूज़ करके देते हैं, ना तो फाइल, ना डिस्क और ना रैम। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सर्शन। स्ट्रीम इंसर्शन के मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वाले साइन आते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रीम एक्सट्रक्शन होता है ना, एक्सट्रक्शन के लिए ये वाले ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। आर ऑलरेडी ओवरलोडेड, ये पहले से ही ओवरलोड होते हैं। तो ये क्या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, नो। यूज़र तो वो होते हैं जो हम खुद कह रहे होते हैं, ये दोनों है या फिर कॉन्स्टेंट है, तो ये सारे गलत है। तो हमारे पास करेक्ट कौन सा, बुल्ट इन डाटा टाइप्स, ये ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। when an object of a class is defined inside an other class, then वो कह रहे हैं कि जब हम क्लास के अंदर एक और क्लास को यहाँ पे इंसाइड करवा देते हैं तो फिर क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, कंस्ट्रक्टर ऑफ इनर ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड फर्स्ट। जो कंस्ट्रक्टर है ना वो इनर ऑब्जेक्ट को पहले कॉल करवाता है। तो ये इसका, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ना इसका ये ऑप्शन गलत है, ये इधर इनर ऑब्जेक्ट में नहीं करवाता, ये क्लोजिंग करवा रहा होता है। कंस्ट्रक्टर ऑफ इन क्लोजिंग क्लास विल बी कॉल्ड द फर्स्ट, ये गलत लगा हुआ है। वो कैसे देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड एन अदर क्लास, तो नेस्टेड क्लास करवाता है ना। हमें पता है कि अगर हम एक क्लास यूज़ करते हैं उसके अंदर एक और वो हमने पढ़ी हुई थी
लूप्स पड़ी हुई थी ना, तो उसके अंदर हम एक और क्लास ऐड करवा देते तो नेक्स्ट क्लास हो जाती, द कंस्ट्रक्टर ऑफ द इनक्लोजिंग है तो वो इनक्लोज करवा देता, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, जो ऑर्डर है ना वो डिस्ट्रक्शन, अब बताना कि ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा है, तो रिवर्स करवाता है, जो डिस्ट्रक्ट होता है ना ये हमेशा वैल्यू को रिवर्स करवाता है, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर के लिए। ठीक है, और ये भी इसका दूसरा एमसीक्यू आता होता है, डिस्ट्रक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो ये टिल्ड का निगेशन का सिंबल यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है आ कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, जो कंस्ट्रक्टर है वो एक न्यू ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करवाता है ना, उसकी जो फुल कॉपी होती है वो एक और ऑब्जेक्ट में यूज़ किया जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये डीप कॉपी होती है। ठीक है, जब भी हम एक न्यू ऑब्जेक्ट को यूज़ करवाते हैं किसी और ऑब्जेक्ट में कॉपी करके, तो वो एक डीप कॉपी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द ओनली ऑपरेटर दैट द कंपाइलर ओवरलोड फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, अब हमने इसमें बताना है कि वो कौन सा ऑपरेटर है जो कंपाइलर के लिए ओवरलोड करवाता है, जब यूज़र क्या करता है, डिफाइन करता है अपनी डाटा टाइप को, तो हमें पता है हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इक्वल ये भी नहीं यूज़ करते, माइनस प्लस का भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को वैल्यू देते हैं, अगर एक डाटा टाइप मैंने यूज़ किया इंट, तो मैंने इसमें वैल्यू असाइन करनी है, तो अगर लाइक ए हम कह देते हैं ना इस तरह सेमी कोलम, तो अगर मैं इसको कहती हूँ कि ए किसके इक्वल है 10 के, तो हम इसमें असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, a class member function defined for overloading a unary operator takes how many arguments, वो कह रहा है कि जो क्लास मेंबर का फंक्शन होता है ना उसमें जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो कितने जो आर्गूमेंट्स होता है वो टेक करता है, कितने आर्गूमेंट्स लेता है। तो ये हमारे पास जब भी हम यूनिटी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं ना, तो ये हमेशा एक आर्गूमेंट सॉरी एक कह रही हूँ ज़ीरो आर्गूमेंट पास करवाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी जो इम्प्लिसिटी होती है वो खुद ही पास करवा रही होती है। उसके बाद हमारे पास बात कर लेते हैं स्टैटिक एलोकेशन इज़ डैश एफिशिएंट देन द डायनामिक एलोकेशन, तो जो स्टैटिक एलोकेशन होती है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है डायनामिक एलोकेशन के कंपेयर से, तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है मोर एफिशिएंट देन द डायनामिक एलोकेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज करेक्ट फॉर द फंक्शन प्रोटोटाइप, अब वो कह रहा है कि इसका कौन सा फंक्शन हुआ है इसको कौन सा फॉलो करेंगे, तो वो हमें बताना है। अब ये देखिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इंट ए इंट बी इज इक्वल टू 7 4 जी इज इक्वल स्टैटिक, अब ये देखिए इसने इंट ए लिखा है और बी को वैल्यू साइन करवा दिया 7 और 4 जी को किसके लिए साइन करवा दिया, स्टैटिक के लिए। तो अब ये देखें इसमें हमारे पास वैल्यू असाइन अगर वो यहाँ पे भी करता, ए में भी करता और जी में भी करता, तो हम इनमें से कोई लगा देते, दो वैल्यूज असाइन करवा देते, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के लिए करवा देते। इसमें पता है इसका फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखें जो फंक्शन है ना वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ले रहा है बी और जी की, देखिए इसमें बी की वैल्यू 7 ली और जी की से स्टैटिक लिया हुआ है, तो हम इसमें जो ऐड करवाएंगे ना ओनली वन आर्गूमेंट इसमें हम यूज़ करेंगे ए के लिए। ठीक है, सिर्फ एक ही आर्गूमेंट होगा, तो आर्गूमेंट में हमने कौन सी वैल्यू ले ली, 5 वैल्यू ले ली, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 5 आए, यहाँ पे वो 6 भी लिखा सकता है, 7 8 9 कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वो एक आर्गूमेंट इसमें होगा, ना मल्टीपल आर्गूमेंट्स नहीं होंगे, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी वाले करेक्ट नहीं है, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। The region of memory available for allocation at runtime in C language is called dash memory, where in C++ is called dash। अब वो कह रहे हैं कि जो रीजन मेमोरी है उसमें जो अवेलेबल करवाते हैं ना एलोकेशन को रन टाइम के वक्त, उसमें सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं और C++ में क्या कहते हैं, तो हमें पता है कि रन टाइम के लिए जब भी हम सी लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, हीप यूज़ होता है, और जो C+ लेटेस्ट है उसमें क्या हो रहा है, फ्री स्टोर हो रहा है, तो ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हीप एंड फ्री स्टोर। द प्रोटोटाइप ऑफ फ्रंट फंक्शन इज रिटर्न, अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोटोटाइप है उसको किस तरह हम फ्रंट फंक्शन को रिटर्न करवाते हैं, तो एनी वेयर इन साइड द क्लास डेफिनीशन, हम उसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट कहाँ पे क्लास की डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट प्रोटोटाइप सिंटैक्स ऑफ फॉर ओवरलोडेड ऑपरेटर, वो कह रहा है कि इसमें से बताना है कि करेक्ट प्रोटोटाइप का सिंटैक्स कौन सा है, तो वो देखिए रिटर्न टाइप ऑपरेटर ऑपरेटर सिंबल पैरामीटर पैरामीटर लिस्ट।
तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है रिटर्न टाइप ऑपरेटर, मतलब कि हमको यहाँ पे टाइप लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पे यूज़ होगा, देन पैरामीटर हम इसमें यूज़ करेंगे और लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये किसका सिंटैक्स है, ओवरलोड ऑपरेटर का, ठीक है। द डिक्लेरेटर ऑफ प्लस मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज, अब इसमें हमने बताना है ऑपरेटर का फंक्शन, तो वो कौन सा होगा, क्लास का नेम बताएंगे, ऑपरेटर चूज करेंगे, प्लस का सिंबल आएगा, फिर क्लास नेम, और यहाँ पे राइट साइड इसकी यूज होगी, ठीक है। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर इज, सीक्वेंस बताना है इवेंट के अंदर जब हम मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं न्यू ऑपरेटर में, तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट बिफोर एलोकेटिंग मेमोरी, जो कंस्ट्रक्टर है वो मेमोरी को एलोकेट करने से पहले ही लिख लिया जाता है, इसको कॉल कर लिया जाता है। इंडिविजुअल करेक्टर इन स्ट्रिंग स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली यूजिंग अरे, इंडिविजुअल करेक्टर है, अब उसमें जो स्ट्रिंग है उसका स्टोर करवा रहे हैं अरे में, कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग अरे, किसको, अरे को डायरेक्टली यूज करके, तो वो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सबस्क्रिप्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास व्हेन आवर वी एलोकेट any memory from the dash then starting position of the block of the memory allocated is return an address that is kept in, एक मिनट यहाँ से देख लें, and यहाँ पे रिटर्न एज एन एड्रेस डेट इज केप्ट इन अ पॉइंटर। तो अब उस पे कह रहे हैं कि हमारे पास मेमोरी को एलोकेट करवा रहे हैं, तो एक पोजीशन कौन सी उसमें हम लगाएंगे, फ्लैश होगी, बफर होगी, हीप होगी, स्टैक, तो इसमें हम हीप वाली पोजीशन का स्टार्ट करवाएंगे इसको यूज़ करके। व्हेन एवर वी एलोकेट एनी मेमोरी फ्रॉम द हीप देन स्टार्टिंग पोजीशन, अभी देखिए वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हीप की स्टार्टिंग पोजीशन ली है, ब्लॉक द मेमोरी एलोकेट इज रिटर्न एज एड्रेस, ये देखिए सेम वही चीज़ है, इसमें हमारे पास क्या मिसिंग था, हीप मिसिंग था, और इसमें हमें से क्या मिसिंग करके दे दिया, एड्रेस को मिसिंग करके दे दिया, दो एमसीक्यूज एक ही एमसीक्यूज में से बन गए हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन एवर वी इनिशिएट अ डैश ऑफ अ क्लास, तो जो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, तो ये तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब इसके क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप, वॉइड फंक्शन इंट स्टैटिक, अब ये देखिए यहाँ पे फंक लिखा है ना, फंक का मतलब है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, अब हमने देखना इसमें फंक्शन तो सब में लिखा हुआ है। उसके बाद उसने क्या कि कॉल बाय रेफरेंस, हमें पता है रेफरेंस का सिंबल कौन सा होता है, ये एंड का सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह जो एड की तरह बना होता है ना ऐसे, ये वाला, तो एंड वो होना चाहिए इसमें। तो अब देखेंगे किसमें एंड का ऑपरेशन, एक इसमें और एक इसमें, बट इसमें इसने इंट भी साथ लिख दिया, तो इंट यहाँ पे नहीं लिखना था, इसलिए ये गलत हो गया, तो हमारे पास करेक्ट है फंक आ गया, रेफरेंस का सिंबल एंड नम, इंटीजर नंबर को कह रहे हैं नम, और लास्ट पे सेमी कॉलम। उसके बाद है विच इज़ द हाइस्ट लीगल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग अरे, अब हमें कैसे पता चलेगा, देखिए हमेशा याद रखना है अरे को जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा अरे जीरो से स्टार्ट होती है और इसकी जो डेटा टाइप होती है वो सेम होती है, दो चीज़ें याद कर लें, जीरो से स्टार्ट करते हैं अरे को और इसकी डाटा टाइप जो होती है वो सेम होती है। अब आपके पास देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, अब हमने 4 नंबर यहाँ पे अगर लेट लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर लिख लिए हैं। अब हमने स्टार्ट करना है ज़ीरो से, अब ये हम नाम देते हैं, इसका नाम ज़ीरो है, 1 2 3, तो अगर हम अरे के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास चौथा नंबर कौन सा आ रहा है, इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 पहला नंबर है, 1 दूसरा, 2 तीसरा, और 3 कौन सा चौथा नंबर है, तो 4 अरे पे कौन सा है, 3, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ करेक्टर अरे कोर्स विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, इसमें बताना है कि हम उसने कह दिया कि एक करेक्टर है आपके पास अरे का कोर्स का, ठीक है, अब हमने उसे में बता दिया ये कोर्स हमने यूज़ कर लिया, अब वो कह रहे हैं कि आपने इसमें स्ट्रिंग यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के लिए। अब देखना है प्रोग्रामिंग के कितने टोटल्स इसमें डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, वो हम काउंट कर लेते हैं, अल्फाबेट्स देखें 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11, टोटल 11, आप इसको काउंट करें 11 प्रोग्रामिंग के नंबर हैं। बट हमें पता है कि अरे के अंदर जब भी हम अरे को, यहाँ पे उन्होंने बता दिया करेक्टर अरे, तो जब भी अरे यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि हम इसको कहाँ से स्टार्ट करवाते हैं काउंट करना, 0 से करवाते हैं ना। तो हम उसमें एक 11 में 1 प्लस करवा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कहा हुआ है, तो स्ट्रिंग को हमें पता है हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते होते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कोर्स 12 अरे यूज़ की है और प्रोग्रामिंग को हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है। बाकी में देखें तो किसी 12 नहीं लिखा हुआ तो बाकी करेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा साइज जूम कर लेते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यूज देखते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि यूज़ अ सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज विद स्लाइड और नो मॉडिफिकेशन इज टर्म्ड एज। तो इसमें वो हम जब भी कोर्स के जो कोड को अगेन दोबारा यूज़ करवा रहे होते हैं ना सेगमेंट के लिए, न्यू फंक्शनैलिटीज इसमें आती हैं, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं होती। इसकी जो टर्म्ड एज वो कौन सी यूज़ करवाते हैं, हम कोड रीयूजेबिलिटी की यूज़ करवा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डैश एग्जीक्यूट्स ऑल दैट लाइंस बिफोर एरर एंड स्टॉप एट द लाइन विच कंटेन्स द एरर। तो जो इंटरप्टर होता है ना, वो हमारे पास लाइन बाय लाइन करवा रहा होता है, जो कंपाइलर होता है वो होल बाय होल करवाता है पूरे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन का है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरप्टर हम यूज़ करेंगे। एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शन है इंटरप्रेटर, सॉरी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू आर यूज्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल। तो सी प्लस में हम ट्रू के लिए 1 यूज़ करते हैं और फॉल के लिए 0 यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटेड इन स्विच स्टेटमेंट, जब भी ब्रेक हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, तो वो किस लिए होती है, एग्जिस्ट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट से एग्जिस्ट करवाता से बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग दिस कोड, इसकी आउटपुट बतानी है। देखिए हमारे पास टोटल अरे कितनी दी हुई है, 6 अरे दी हुई है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको क्योंकि हमें बताया कि अरे को हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने इसके नंबर्स लिख लिए हैं। अब PTR1 एंड PTR2, PTR1 में वो कह रहे हैं कि अरे का जो पहला नंबर है वो लिखें। हमें पता है कि अरे का पहला नंबर क्या है 3, इसको साइड पे लिख लेते हैं। फिर अरे का नंबर 4 है, 4 में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, ये देखें 4 में 5 नंबर पड़ा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। ये 2 नंबर्स लिख लिए। आपको कह रहा है कि PTR2 में से PTR1 को माइनस करा दो। हम ये जो PTR2 था इसमें से माइनस करवा दो 3 को, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो, इसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 2 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी से हेल्प हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें करंट पेपर्स आपको दिए जाएंगे और इसके अलावा इंपॉर्टेंट फाइल्स भी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट देखें, इन सी प्लस प्लस इंटीजर कैलकुलेशन अक्कर्स इन डैश बाइट। अब जो इंटीजर है ना, इंटीजर में बाइट्स की पता कितनी यूज़ करते हैं, 4 यूज़ करते हैं। कैर के अंदर कितनी यूज़ करते हैं, कैर के अंदर 1 बाइट होती है। इसमें कुछ रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ना समझाने वाली, ये एक बात है, बस आपने इसको याद कर लेना है। इंटीजर के अंदर 4 बाइट्स होती हैं और कैर के अंदर, कैरेक्टर के अंदर 1 बाइट यूज़ करते हैं। उसके बाद है इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कॉलिंग इज लाइक सेंडिंग एन डैश टू द ऑब्जेक्ट। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, लेकिन उसको क्या सेंड करवा रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, एक मैसेज की तरह ऑब्जेक्ट को सेंड करवा रहे हैं। अब इसमें से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो ये बन गया ना मैसेज वाला, दूसरा वो कह सकते हैं इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डैश कॉलिंग इज लाइक सेंडिंग एंड मैसिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो उसमें फंक्शन का फिर आपने करेक्ट ऑप्शन लगाना है। और अगर वो आपको फंक्शन भी लिखा हुआ दे, मैसेज भी लिखा हुआ दे, तो फिर वो लिख सकते हैं इन डैश सिस्टम। कौन सा सिस्टम है वो बताएं, तो हम बताएंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया, ये लीजिए आपके हो गए 3 एमसीक्यूज यहाँ से कवर। उसके बाद है द स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास विल बी। अब जो स्टैटिक मेंबर्स है ना, वो हमेशा जो होते हैं ना इनिशियलाइज करवाते हैं क्लास के साथ। जो स्टैटिक मेंबर है वो क्लास के साथ इनिशियलाइज होते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए ट्रू अबाउट स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास, में बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहले पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। पहले वो कह रहा है कि द स्टैटिक डाटा मेंबर्स कैन नॉट बी प्राइवेट और पब्लिक। उसने कहा कि जो स्टैटिक मेंबर्स है वो प्राइवेट और पब्लिक नहीं होते, ये रॉन्ग है। द स्टैटिक डाटा मेंबर्स मस्ट बी प्राइवेट, द स्टैटिक वेरिएबल्स मस्ट बी पब्लिक, द स्टैटिक डाटा मेंबर्स कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। तो ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस रॉन्ग है। हमारे पास ये करेक्ट है कि जो स्टैटिक डाटा है वो प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। उसके बाद है व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज स्टैटिक इन क्लास देन।
तो ओनली वन कॉपी इज़ क्रिएटेड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास, कि जब हम स्टैटिक को क्लास में यूज़ करवाते हैं ना वेरिएबल को डिफाइन करवाने के लिए, तो उसमें एक कॉपी क्रिएट करवाते हैं ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर पॉइंट टू डैश ऑफ मेमोरी चंक्स एलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। तो ये हमारे पास रिपीट हो गया, इसमें फर्स्ट मेमोरी एड्रेस इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCUs है, a dash is considered as a special type of pointer which contain address of a memory location। तो जो यहाँ पे रेफरेंस है ना, रेफरेंस इज अ कंसीडर अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर विच कंटेन एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन का जो होता है वो रेफरेंस में किस में करवाते हैं, रेफरेंस में करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर द कंपाइलर ओवरलोड फॉर ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट। तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें जो ओवरलोड करवाते हैं ना हमारे पास, ये देखें प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, इक्वल। तो डिफ़ॉल्ट में कौन सा हमारे पास आ जाता है, ये असाइनमेंट वाला ऑपरेटर आ जाता है। उसके बाद है इफ़ C1 and C2 are object of same class, what would a user get after compiling the following statement C1 and is equal to C2। अब ये देखिए जो C1 है वो किसके इक्वल है, C2 के। तो यहाँ पे देखिए वो पहले कह रहे हैं कि द कंपाइलर विल जनरेट अ सिंटैक्स एरर रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट ओवरलोडेड, कि असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट ओवरलोड है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द कंपाइलर विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बट इट विल बी अ लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर अकर, द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली विदाउट एनी लॉजिकल एरर। अब ये देखिए इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो, अभी जिसमें हमारे पास नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है ना वो ये है कि द कंपाइलर विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बट इट विल बी अ लॉजिकल एरर। किस तरह लॉजिकल एरर होगा, वो इस तरह होगा, देखिए अगर मैंने अपने डेफ C++ में इसको कोड रन करवाया ना, उसमें मैंने कह दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लेकिन अगर मैं वहाँ पे मैंने लिख दिया 2 + 3 इज इक्वल, तो वो हमें 5 देगा, लेकिन मैंने तो उसको करवाना था मल्टीप्लाई, ठीक है, लेकिन गलती से मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर लिया, मैंने प्लस का कर लिया, तो वो हमें रन तो हो गया, लेकिन उसमें लॉजिकल एरर आ गया कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिला, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है वाइल विद टेम्पलेट फंक्शन द कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डैश एंड जनरेट डैश यूजिंग पास डाटा। अब जब वो डिटेक्ट करवाता है ना, तो डिटेक्ट किसको करवाता है, पास डाटा को, और जनरेट क्या करवाता है, एक न्यू कॉपी फंक्शन की करवा रहा होता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, पास डाटा एंड अ न्यू कॉपी। ये दोबारा रिपीट हो गया, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट एंड लाइब्रेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद है टेम्पलेट प्रोवाइड वे ऑफ abstracting डैश इन्फॉर्मेशन। तो जो किस तरह की वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप की करवाता है, तो ये टाइप की ही करवाता है। जो टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन, वो टाइप की करवाता है। उसके बाद है द एप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स इंटीजर। ये भी रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है क्लासेस डिफाइंड इनसाइड अदर क्लासेस कॉल्ड। तो क्लास के अंदर ही एक और क्लास यूज हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड क्लास कहते हैं। उसके बाद है डैश डाटा मेंबर्स ऑफ अ कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास। तो जो हम इनसाइड करवा रहे होते हैं ना, अंदर जो हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी होती है, यहाँ पे गलत लगा हुआ है, प्राइवेट इज अ करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है इफ़ वी राइट अ स्टेटमेंट लाइक S2 इज इक्वल टू S1 डैश विल बी कॉलिंग ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट को हम पास करवाएंगे विद असाइनमेंट ऑपरेटर एज एन आर्गूमेंट। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो S2 एंड S1 है। S2 के पहले जाएगा, फिर बाद में S1 को हम इसमें पास करवाएंगे। वी कैन यूज़ सी इन डॉट पीक फंक्शन टू। अब जो सी इन हमें पता है ये किसके लिए होता है, इनपुट लेने के लिए होता है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि सी द नेक्स्ट वेक्टर डैट वी आर गोइंग टू गेट, नेक्स्ट वेक्टर को देखें हम अगला जो होता है इसको गेट करवा रहे होते हैं। उसके बाद है द स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इंसर्शन को भी और एक्सट्रैक्शन को भी, तो पहले से ही होते हैं, बुल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बुल्ट इन डाटा टाइप्स है, ठीक है। ये पहले भी मैंने करवाया हुआ है, ये वाला रॉन्ग लगा हुआ है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन का क्या था कि वो रिवर्स करवा देता है, ये पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बता दी, भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है, डीप कॉपी वाला भी। नेक्स्ट देखिए अ माइक्रो व्हेन टेक्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड। जो मैक्रो होता है ना वो आर्गुमेंट्स को टेक करवाता है, उसको क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड मैक्रो कहते हैं। ये जिस लाइन है जिसको आपने याद कर लिया कि मैक्रो के अंदर जब आर्गुमेंट को लेते हैं तो उसको उसका नाम क्या होता है, पैरामीटराइज्ड मैक्रो, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, बताना कि इसमें से कौन सा प्री प्रोसेसर नहीं है। एरर भी एक प्री प्रोसेसर है, डिफाइन भी है, लाइन भी है, बट जो अनडिफाइन है ये एक प्री प्रोसेसर नहीं है। एंड यहाँ पे अनडिफाइन इस तरह लिखा होता है आपकी, ये लेक्चर नंबर आई थिंक 19 to 20 या 21 इनके अंदर है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अन अगर लिखा होता ना अनडिफाइन तो फिर ये करेक्ट होना था, लेकिन यहाँ पे जस्ट एन उन्होंने लिखा हुआ तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए आपके इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, आपके हैंडआउट्स में से भी आपको चेक करवा देती हूँ, इनको याद कर लीजिए, इनमें से कोई से भी ऑप्शन आपको पेपर में आ सकता है, तो वो ये देख लें। इंक्लूड फाइल नेम, ठीक है, उसके बाद हैश इंक्लूड फाइल नेम। अभी देखो फाइल नेम जो हेडर्स होती है इनको हम इस तरह लेस देन ग्रेटर देन के साइन में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको कॉमर्स के इन में भी लिख सकते हैं, तो दोनों करेक्ट है। उसके बाद हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन, ये देखिए अनडिफाइन था हमारे पास, वहाँ पे अनडिफाइन था, एंड डेफ लिखा हुआ था। इफ डेफ अगर डिफाइन करते हैं, इफ एंड डेफ का मतलब है अगर डिफाइन नहीं करते, इफ नॉट डेफ है ये, ठीक है। इसके बाद इफ है, हैश एल्स है, ठीक है। उसके बाद इल्फ है, उसके बाद एंड इफ है, ठीक है। एरर है, लाइन है, प्रगमा है, प्रागमा, ठीक है, और उसके बाद असर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई से भी आपको पेपर में आ सकते हैं। ऑल द प्रीपोजिशन डायरेक्टिव स्टार्ट विद द शार्प साइन, तो ये शार्प साइन से ही हमारे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। स्टैटिक एलोकेशन इज डैश एफिशिएंट देन द डायनामिक, तो इसका मोर करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी एक मिनट, जी मोर, ये आप इसको फिर भी देख लीजिएगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स सिचुएशन नहीं होगा, ये मोर होगा, इसको मैंने कंफर्म किया था, आप फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। मोर एफिशिएंट होता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद है द फंक्शन फ्री रिटर्न्स बैक द एलोकेट मेमोरी गो द, कह रहा है कि थ्रो क्लॉक एंड मलॉक टू, तो हमें पता है जो क्लॉक और मलॉक है ना, ये किस में होते हैं, सी में यूज़ होते हैं, सी लैंग्वेज में, बट सी प्लस प्लस में अब वो इसकी जगह न्यू और डिलीट यूज़ कर रहे हैं। न्यू का मतलब होता है हम किसी चीज़ को गेट करवाते हैं, और डिलीट में हम किसी चीज़ को डिलीट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अब देखें तो वो कह रहे हैं कि अगर फंक्शन फ्री रिटर्न करवाना है ना एलोकेट मेमोरी में, तो वो किसके लिए क्या यूज़ करवाते हैं, तो इसमें हीप यूज़ करवाते हैं, बट सी प्लस प्लस में फ्री मेमोरी स्टोर को यूज़ करवाते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इफ़ कंस्ट्रक्टर कंटेन्स अ रिटर्न स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी देन कंपाइलर विल गिव सिंटैक्स एरर देता है। अगर जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ना वो रिटर्न करवा देता है बॉडी की स्टेटमेंट, तो जो कंपाइलर होता है वो हमें सिंटैक्स एरर देता होता है। उसके बाद न्यू एंड डिलीट आर आल्सो यूज्ड विद क्लास एंड स्ट्रक्चर, ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एज वेल। अब जो न्यू और डिलीट है ये क्लास और स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो हम क्लास और स्ट्रक्चर्स आप लोग आगे टॉपिक है उसमें पढ़ोगे, और इसके अलावा ये प्रिमिटिव डाटा की टाइप्स में भी यूज़ किए जाते हैं। इस ये तो दो तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं उसमें, या तो आपको क्लास और स्ट्रक्चर इधर लिखे भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि एंड डैश डाटा टाइप्स, उसमें आपने प्रिमिटिव को फिर सिलेक्ट करना है, ठीक है। Memory allocated at runtime is a system resource and it's the responsibility of dash to deallocate the memory। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोग्राम है, ठीक है, एक जस्ट लाइन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रंट क्लास ऑफ द अदर क्लास गेट डैश एक्सेस टू डैश। अब इसमें बताना है कि जो फ्रंट क्लास होती है ना उसमें जब भी अदर क्लास को हम गेट करते हैं तो वो कंप्लीट होती है और एक्सेस करवाते हैं डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को। हमें पता है क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को गेट करवाया जाता है। इसके बाद है वाइल ओवरलोडिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स we should take care that the should be overloaded for specific type instead of overloading globally। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ध्यान से लगाइए, एक नोट वाला भी आता है, एक विदाउट नोट आता है, तो हमारे पास जो शुड बी ओवरलोड करवाते हैं ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है इन केस ऑफ डैश डिफॉल्ट मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन कॉलिंग इज कॉल बाय वैल्यू। तो जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करवाते हैं ना किसी भी फंक्शन में, तो उसको वेरिएबल को करवाते हैं साथ, ठीक है, कॉल बाय वेरिएबल एंड कॉल बाय वैल्यू। द a constructor has the same name as that type of, जो कंस्ट्रक्टर है उसका सेम नेम क्लास की नेम होता है, याद रखना है, क्लास कंस्ट्रक्टर और जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर होता है इनकी जो नेम्स होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर होता है वह क्लास को ही, क्लास का नेम ही यूज़ करता है, और डिस्ट्रक्टर भी इन्हीं का नेम यूज़ कर रहा होता है क्लास का, ठीक है। इसके बाद द डिस्ट्रक्टर फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन प्रोग्राम इज टर्मिनेट। ये तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब प्रोग्राम हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, फ्लो ऑफ चार्ट में हम फ्लो को किस तरह कंट्रोल करवाते हैं, एरो के थ्रू कंट्रोल करवाया जाता है, ठीक है।
द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय। तो हमें पता है कि इंक्रीमेंट में और डिक्रीमेंट करवाने के लिए हमारे पास जो नंबर आता है वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। लाइक अगर देखें, अगर ये आपके पास आ जाता है ए प्लस प्लस, ठीक है, आपको वैल्यू यहाँ पे उन्होंने ऊपर दे दिया ए इज इक्वल टू 39, ठीक है। अब 39 वैल्यू दे दिया, हमें पता है कि प्लस करवाना है, तो प्लस के अंदर हम 39 में प्लस क्या करवा देंगे, 1 करवा देंगे। वो किस तरह 1 आया, इज इक्वल करते तो 40 आ जाते हैं ना। आप पूछेंगे कि प्लस में, आपने याद रखना है जब भी प्लस प्लस का सिंबल आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है एक तो प्लस होता है और जो दूसरा प्लस होता है वो एक 1 नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें 1 वैल्यू होती है, 1 वैल्यू को हम इसमें प्लस करवा रहे होते हैं। इसके बाद डू असाइन अ वैल्यू टू अ करेक्टर टाइप वेरिएबल एंड डैश आर यूज्ड अराउंड द वैल्यू। तो जो हमारे पास करेक्टर होता है ना, करेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और जो स्ट्रिंग होता है उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। Which of the following syntax will be used to initialize an array of size 5 of int data type of value 0? तो वो कह रहा है कि आपने syntax बताना है, इनिशियलाइज करवानी है वैल्यू अरे की कितनी है, अरे का साइज है 5 और डाटा टाइप इंट है आपके पास, ठीक है, और वैल्यू इसकी 0 दी हुई है। तो देखना है इंट है, अरे है, और फिर हमारे पास 5 और 0। तो अब ये देखें, इसमें पहले में तो इंट नहीं लिखा हुआ है, हमने इंट भी तो लिखना है ना, इसकी डाटा टाइप भी तो साथ बतानी है। तो यहाँ पे इंट नहीं, पहला नहीं होगा। दूसरे में क्या गलती है, दूसरे में देखें उसने लास्ट पे करली ब्रेसिस, तो ये देखिए इंट, इसमें से करली ब्रेसिस नहीं दी हुई जब उसने वैल्यू बताई है, तो ये लास्ट वाला तो है नहीं, इसमें तो उसने अरे नहीं बताई। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है इंट अरे, और अरे का 5 और नेक्स्ट पे करली ब्रेसिस में 0 बताया हुआ है। उसके बाद है लेट ptr1 एंड ptr2 आर अ पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू इंटीजर डाटा टाइप्स विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक इज अलाउड। तो इसमें हमने बताना है कि जो पॉइंटर है इसमें डाटा टाइप्स कौन सी यूज़ करें, इंटीजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के अंदर बताना है। तो अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ptr1 माइनस ptr2 वाला सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय रेफरेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये लास्ट वाला है, द फंक्शन एक्सेप्ट्स द आर्गुमेंट, वो एक्सेप्ट कर लेता है आर्गुमेंट को ओरिजिनल वैल्यू इन द कॉलिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है इन ईयर डैश सी वाज अप्रूव्ड एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। तो कौन से ईयर में सी लैंग्वेज को अप्रूव किया गया था वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग, तो वो 1989 में था। ये डेट आपने याद कर लेनी है, 1989। द सी लैंग्वेज वॉज डिवेलप्ड इन लेट 60 एंड अर्ली 70 इन। तो ये इसमें बेल लेबोरेटरीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा एक और बात, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल की भी साथ साथ तैयारी हो रही है, काफ़ी एमसीक्यूज इसमें से प्रैक्टिकल में भी आपके रिपीट होंगे। तो ये इसमें कुछ आपने नोटिस किया होगा, कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो 1 to 18 लेसन्स के अंदर से आ रहे हैं। तो इसमें आपकी इंशाल्लाह दोनों पेपर्स की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद है इफ़ अ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रेंड द क्लास मैं वॉयलेट द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। ये पहले हम कर चुके हैं, ये रिपीट हुआ है। इसके बाद स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ, जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का ग्रुप लेता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का लेता है, ठीक है। उसके बाद है द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास ऑक्युपाई डैश रीजन इन मेमोरी फॉर डैश ऑब्जेक्ट फॉर क्लास। तो इसमें कॉमन आता है, कॉमन रीजन्स होते हैं, और मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑल आ जाते हैं, ठीक है, कॉमन एंड ऑल। द स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास आर इनिशियलाइज्ड, वो कह रहे हैं कि जो स्टैटिक मेंबर है उसमें इनिशियलाइज करवाना है तो वो विद इन क्लास हम करवाते हैं, ये पहले भी हमने किया हुआ है, तो ये रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सिस्ट बाय बोथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है। तो स्टैटिक मेंबर्स के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स दोनों के साथ हम इसको यूज़ करवाते हैं। इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल विच इज़ डिफाइंड इन अ फंक्शन इज इनिशियलाइज्ड। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ये करेक्ट है, ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद है व्हेन अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज स्टैटिक इज इन क्लास देन। तो इसमें ये दोबारा रिपीट हो गया, ओनली वन कॉपी इज क्रिएटेड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स टाइप। नेक्स्ट है व्हेन अ कॉल टू अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिशेस द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट फर्दर। तो वो आगे फर्दर एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी रिपीट हो गया, हमारे पास काफ़ी एमसीक्यूज जो रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिपीट भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है द कोड इज रिटन टू डैश द प्रोग्राम। तो जब कोड हम रिटर्न करवाते हैं तो उस पर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। इसके बाद द एप्रोप्रिएट टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये भी रिपीट हो गया है। इंट है, ठीक है, इंटीजर, अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो क्लास इसका हमेशा वो जो कंस्ट्रक्टर है वो भी लाजमी होता है। इसके बाद है डैश डेटा मेंबर्स ऑफ अ कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द क्लास कंटेनिंग क्लास, तो प्राइवेट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद है द इनिशियलाइज लिस्ट इज यूज टू इनिशियलाइज द कंटेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास एट कंपाइल टाइम, तो जब भी हमने इसमें कह रहे हैं कि इनिशियलाइज को यूज़ करवाते हैं तो जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास के वो कंपाइल टाइम में ही यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद द नॉर्मल सोर्स ऑफ अ सी इन ऑब्जेक्ट इज, तो ये भी रिपीट हुआ, कीबोर्ड होता है, ये भी रिपीट हो गया हमारे पास, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट है। हाँ ये देख लिए, विच इज़ नॉट अ प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइडेड बाय क्लासेस इन सी प्लस प्लस, वो कह रहे कि प्रोटेक्शन लेवल में कौन सी क्लासेस में इसमें से नहीं है, तो प्रोटेक्टेड भी है, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। आपने बात कौन सी नहीं है, हाइडन नहीं है, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसने नोट पूछा हुआ, ये बात याद नहीं है कि जो प्रोटेक्टेड है ना हमेशा पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान में आता है, मिड में, ठीक है। पब्लिक शुरू में होता है, फिर बाद में प्रोटेक्टेड आता है, फिर प्राइवेट आता है। उसके बाद है व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन सी रिटर्न टाइप देता है, तो आपने याद रखना जो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते, कुछ भी रिटर्न नहीं करते, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। उसके बाद ये भी हमारे पास रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट है। नेक्स्ट देखिए यूज़र मस्ट नॉट नाउ अबाउट, यूज़र किसके बारे में नहीं जानता, इन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास के बारे में जानता है, फंक्शन नेम विद इन क्लास के बारे में जानता है, क्लास इंप्लीमेंटेशन के बारे में, मेथड्स फंक्शनैलिटी विद इन क्लास इसके बारे में यूज़र्स नहीं जानते। न्यू एंड डिलीट आर आल्सो, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद है ये देख लें, इफ देर इज अ सिंबल, ये सिंबल दिया हुआ है, एंड ऑपरेटर का यूज्ड विद द वेरिएबल नेम फॉलोड बाय डाटा टाइप, देन इट रेफर्स टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वो पूछ रहे कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल में इसको यूज़ करवाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, अभी कोड सेगमेंट दिया हुआ है, देखिए क्लास में दी है एम, पब्लिक दिया हुआ है एम, रेफरेंस दिया ऑपरेटर प्लस कॉन्स्टेंट एम एंड फिर रेफरेंस, तो ये एक मेंबर फंक्शन के लिए यूज़ करवा रहे हैं, इसमें ना तो नॉन मेंबर भी नहीं है, ना इसमें कोई फ्रेंड फंक्शन यूज़ हुआ, ना कोई वर्चुअल फंक्शन है, तो वर्चुअल फंक्शन तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ना तो ये फ्रेंड है, फ्रेंड तब होता है जो अगर प्राइवेट करवाते हैं, नॉन मेंबर भी नहीं, तो मेंबर फंक्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन डी एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग डिलीट ऑपरेटर इज, तो मेमोरी इसमें क्या करते हैं कि जो भी हम इसमें करवाते हैं डी एलोकेट, डिलीट करवाना होता है, तो डिलीट में हमारे पास मेमोरी इज डिलीकेट फर्स्ट बिफोर कॉलिंग डिस्ट्रक्टर, तो मेमोरी पहले ही इसमें एलोकेट की जाती है, फिर डिस्ट्रक्टर को इसमें कॉल करवाया जाता है। उसके बाद है एम ऑपरेटर प्लस, ये भी हमारे पास स्पीड में बस थोड़ी सी चेंजिंग है, पी प्लस क्यू बताया हुआ है, वो कह रहे हैं इसमें कमेंट भी दिया है, कोड ऑफ द लाइन इम्प्लीमेंट्स डेट पी डॉट ऑपरेटर प्लस क्यू, इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। अच्छा तो ये किस लिए यूज़ हुआ है, नॉन मेंबर फंक्शन के लिए, जैसे हमें पता है ये पी और क्यू हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, और जो प्लस है वो हमारे पास ऑपरेटर है, तो ये जो है फिर हमारे लिए नॉन मेंबर फंक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीटीआर इज़ अ पॉइंटर टू कांस्टेंट इंट, अब ये देखिए यहाँ पे हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हम देखेंगे सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट इंट लिखा हुआ देखिए, इसमें किधर कांस्टेंट इंट लिखा है, एक ये फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला है, इन दोनों को तो कैंसिल कर देंगे ना, क्योंकि इनमें पहले इंट कांस्टेंट लिखा है फिर इंट कांस्टेंट, तो अब इसमें कांस्टेंट इंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट इंट, उसके बाद पीटीआर इज़ अ पॉइंटर, तो बताया पॉइंटर की जहाँ पे पीटीआर की बात हो जाए तो वहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन मस्ट आता है, तो ये देखिए यहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन इंट से पहले लग गया, तो ये भी गलत होगा, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, कांस्टेंट इंट स्टैटिक पीटीआर। अब इसमें से दो तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक तो वो ये मतलब पूछ सकते हैं जो उन्होंने बताया, और एक ये वाला, इसमें ये आपको देंगे, ठीक है, और इसमें इस तरह के ऑप्शन देंगे कि इस तरह बताएं कि कौन सा है, तो आपने फिर इसको देखना है किस तरह, लास्ट से, हमेशा लास्ट से, दोनों किसी से भी आ जाए ना, अगर वो इसमें पूछते हैं इसमें, तो आपने लास्ट से देखना है, तो लास्ट में अगर इस तरह इसमें से हम देखेंगे ना, तो ये पीटीआर इज आ पॉइंटर, और जो स्टार्ट में लिखा हुआ है कांस्टेंट इंटर लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज डैट ऑफ, हमें पता है जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है इनका सेम नेम किस तरह होता है, क्लास में जो होता है वही यूज़ होता है। इसके बाद है व्हेन न्यू ऑपरेटर इज कॉल्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट द डैश इज आल्सो कॉल्ड फॉर डैट ऑब्जेक्ट। जब भी न्यू ऑपरेटर को कॉल करवाते हैं ना ऑब्जेक्ट के लिए तो कौन सा आता है और किसके साथ कॉल करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी साथ कॉल करवा देते हैं। इसके बाद है द डिस्ट्रक्टर ऑफ फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन प्रोग्राम इज टर्मिनेट। ये भी रिपीट एमसीक्यूज हो गया। इसके बाद है ये भी रिपीट हुआ है। और नेक्स्ट यू कैन यूज़, ये देखिए यू कैन यूज़ अ डैश स्टेटमेंट टू ट्रांसफर कंट्रोल एल्सवेयर आउट ऑफ द नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द गिवन ऑपरेटर इज नॉट अ वैलिड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। वो कह रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में बताएं कौन सा वैलिड ऑपरेटर नहीं है। हमें पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल, स्टैटिक इज इक्वल, एंड ऑपरेटर इज इक्वल, बट ये नहीं यूज़ कर सकते कि पहले असाइनमेंट बता दें फिर हम ऑपरेटर यूज़ करें। हमेशा पहले हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे प्लस फिर इक्वल का असाइनमेंट का ऑपरेटर। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप असाइनमेंट पहले लगाएं देन आप इनको ऑपरेटर को यूज़ करें, ये नहीं होते, ठीक है, ये वाले ऑप्शन करेक्ट होते हैं। इसके बाद है आपके पास द पर्पज़ ऑफ यूजिंग सी आउट इज़ टू, तो हम क्या करवाते हैं, सी आउट का पता हमें आउटपुट के लिए होता है, तो डिस्प्ले करवा रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा वैल्यू को असाइन करवाता है, ठीक है। ये देखिए ए इज इक्वल, अगर मैं कह दूँ 10 है तो अब ये 10 की जो वैल्यू है वो किसको असाइन करवा रहे हैं, ए को करवा रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं इधर दो इक्वल के साइन लगे होते हैं ना तो ये कहते हैं कि ए किसके बराबर है, इक्वल के। तो ये फ़र्क है असाइनमेंट और इक्वल में। उसके बाद है बेसिक सेमीकोलन ऑफ एट द एंड ऑफ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट कॉजेज अ डैश एरर। वो कह रहे हैं कि एंड पे जो स्टेटमेंट एरर्स में से ये सेमीकोलन मिस है तो वो कौन सा एरर होगा, लॉजिकल होगा, रन टाइम होगा, कंपाइल। तो हमें पता है लॉजिकल वाला कौन सा होता है जिसमें अगर हम प्लस माइनस की गलती कर दे, रन टाइम भी नहीं होता, कंपाइल टाइम पे अगर कोई आ जाए तो ये नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटर टाइप। कौन सी इसमें से इंटर टाइप की एग्जांपल है, पता है 0 भी एक इंटीजर है, 32 भी इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, लार्ज वैल्यू भी हो वो भी इंटीजर थी, बट जो डेसिमल में आ गई ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं, ये फ्लोटिंग वैल्यू है। उसके बाद है फॉर विच अरे द साइज ऑफ द अरे शुड बी वन मोर देन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे। तो इसमें से वो कह रहा है कि बताएं कि शुड बी वन मोर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे। तो किस में हम लेंगे, तो वो कैर में लेंगे, ठीक है। उसके बाद है इफ़ एन टीचर टेक 4 बाइट, अगर वो 4 बाइट्स हम ले रहे हैं टीचर की तो हाउ मेनी बाइट्स विल बी एलोकेटेड इन मेमोरी फॉर द फॉलोइंग कोड। तो इसमें अंदर हमारे पास कितनी बाइट्स आएंगी ये बताना है, ठीक है। तो अच्छा इसका ना यहाँ पे इतने हमें अरे का वैल्यू नहीं दी हुई थी, अगर इसको हम चैट पे लेके जाते हैं वहाँ से इसको सॉल्व करवाते हैं ना तो वो ये देखिए कह रहा है कि बट ऑफ्टन इन एग्जाम क्वेश्चन लाइक दिस दे अज्यूम दिस कोड। अगर हम इस कोड को इस तरह अज्यूम करवा लेते हैं कि ए की जो वैल्यू हमने 3 ले ली है तो हमें पता है कि हर जो इंटीजर हमें पता है कि इन किसकी कितनी बाइट्स की जरूरत है, 4 बाइट्स की जरूरत है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना तो 12 बाइट्स इसका आंसर आता है, तो 12 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है आपको कॉर्ड इंट स्टैटिक पी फॉर, उसके बाद malloc 3 साइज ऑफ पी। इसको भी अगर हम लेके जाते हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो हम चैट जीपीटी को सॉल्व करवाते हैं। न- आ, यहाँ पे देख रहे हो कुछ इशू है, अगर इसको दोबारा कॉपी करें एरर है, कंप्लीट कोड नहीं दिया तो इसको मैं नहीं करवा रही, यहीं पे इसको कर देते हैं। अगर आपको इसका पता चले तो ऑप्शन बता दीजिएगा। उसके बाद है विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज़ फंक्शंस लाइक malloc एंड calloc। तो हमें पता है कि malloc एंड calloc के लिए हम कौन से हेडर फाइल यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib डॉट एज के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मेमोरी डॉट एज कोई भी नहीं है, कॉनियो कंसोल होता है, ठीक है, और आई स्ट्रीम किसके लिए होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। तो malloc और calloc के लिए stdlib डॉट एज यूज़ करते हैं। इसके बाद है यूजिंग a state सेगमेंट ऑफ सोर्स कोड अगेन बाय एडिंग न्यू functionalities with slide or no modification is termed as, तो ये भी रिपीट हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी। इसके बाद आता है प्रोग्राम इन विच वी एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन सेशनली ऑन, तो स्टैक करवाते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी में जब भी हमने उसको रन करवाना तो वो स्टैक की जरूरत होती है। इसके बाद टमैन स्टैंड फॉर, तो ये भी ये आपकी लाइन आई हुई हैंड आउट से, टेक्नोलॉजी विदाउट एंड इंसर्टिंग नेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजी विदाउट
यहाँ पे देखिए विद वाले भी और विदाउट, विदाउट एंड इंटरेस्टिंग नेम है, इंफॉर्मेटिव नेम नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट फंक्शन कॉल फॉर फंक्शन प्रोटोटाइप गिवन बिलो। अब ये भी हमारे पास रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद ये भी रिपीटिंग पे है, ये देख लें विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज स्ट्रीम मैनिपुलेटर। स्ट्रीम मैनिपुलेटर में हम कौन से हेडर फाइल यूज़ करते हैं, आयो मेन पी डॉट एच यूज़ करते हैं। उसके बाद है द स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स मस्ट बी ओवरलेडेड एज अ नॉन मेंबर फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद है द ऑपरेटर, ये इंसर्शन के साइंस लिए हुए हैं और ये एक्सट्रैक्शन के, एक मस्ट बी नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। उसके बाद है इन स्ट्रीम मैट्रिक्स m2 इज इक्वल टू m। तो स्ट्रीम मैट्रिक्स के अंदर m किसके इक्वल, m2 की वैल्यू से इक्वल करती है m1 के। लाइक अगर हम कह दें कि m2 की जो वैल्यू है, लेट कर लेते हैं सपोज कि हमारे पास 10 है, ठीक है। अब हमने m2 की वैल्यू अगर उसमें अगर पुट करते तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू m1 आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m2 के इक्वल होगी। जो असाइनमेंट ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड, ये इसमें अभी फिलहाल मैंने बताया हुआ है। उसके बाद है which of the following is true while overloading operator। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स के लिए है वो ये है ट्रू स्टेटमेंट, नो न्यू ऑपरेटर्स कैन बी क्रिएटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये वाली द ऑपरेटर वर्क्स विद बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर्स। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, आर टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट वन जेनेरिक डेटा टाइप, ये भी रिपीट हो गया है। उसके बाद है टेम्पलेट प्रोवाइड वे ऑफ abstracting टाइप इंफॉर्मेशन, तो ये आई थिंक आगे रिपीटिंग वाली सारे चल रहे हैं। स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ये भी रिपीट है। इंटीजर, आंसी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक मिनट, ये वाला। उसके बाद है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल ट्रू इफ ओवरलोड माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें से कौन सा है, वो माइनस एंड माइन ऑपरेटर नीड टू बी ओवरलेड होगा या फिर नीड टू ओवरलोड एक्सप्लिसिटी होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है द माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर नीड टू बी ओवरलोड एक्सप्लिसिटी, ठीक है। इसके बाद है इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग अ नॉन मेंबर यूनिटी ऑपरेटर फंक्शन टेक वन आर्गूमेंट। जो यूनिटी ऑपरेटर्स होते हैं हमेशा वन आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं और यूनिटी में हमेशा प्लस प्लस वाले ऑपरेटर आता है, ठीक है। उसके बाद है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट आ क्लास मेंबर्स इज डैश इज अचीव्ड। तो जो क्लास मेंबर्स होते हैं वो डीयूजिबिलिटी को इसमें यूज़ करवा रहे होते हैं। उसके बाद है